नमस्कार। लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हम लोग एल्ब्यूगो के अंदर असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने देखा कि एल्ब्यूगो के अंदर जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो मुख्यतः कोनिडिया के द्वारा होता है, परंतु कुछ परिस्थितियों में वो हमको ज़ूस्पोर्स के द्वारा होता हुआ भी दिखाई देता है। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्ब्यूगो की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्ब्यूगो जो होता है वो ऊगैमस टाइप होता है और वो एम्फीडियम व ऊगोनियम के द्वारा गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा संपन्न होता है। अब लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है उस टाइम पर 2 जनन इकाइयां बनती हैं। एक को हम लोग ऊगोनिया कहते हैं और दूसरे को हम लोग एंथ्रीडिया कहते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन देखेंगे और जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा होता है। जब हम लोगों ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई पढ़ा था तब मैंने आपको कहा था कि वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट का मतलब होता है एक ऊगोनिया और एंथ्रीडिया एक दूसरे के समीप होते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे के को टच करते हैं वहाँ पे उन दोनों के बीच की भित्ति विलीन होती है। एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जो एंथ्रीडिया से बनता है और वो ऊगोनिया के अंदर प्रवेश कर कर एंथ्रीडियल न्यूक्लियस को ऊगोनिया के अंदर प्रवेश कराकर और फर्टिलाइजेशन या निषेचन के कार्य को पूर्ण करता है। सो आज की क्लास के अंदर भी हम लोग यही पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन इन एल्ब्यूगो एंड फर्टिलाइजेशन इन एल्ब्यूगो occurs by gemitangial contact युग्मक धानीय संपर्क। Wall of the antheridium and the oogonium become thin at the point of the contact। कुंधानी व अंधानी के संपर्क में के स्थान पर दोनों की भित्तियां जो हैं वो पतली हो जाती हैं। Antheridium forms a fertilization tube that penetrates the oogonia and periplasm and reaches the ooplasm। कुंधानी एक निषेचन नलिका का निर्माण करता है जो अंधानी भित्ति व परिद्रव्य को भेदती हुई डिम्ब द्रव्य तक प्रवेश करती है। Ooplasm cytoplasm becomes dense mass of protoplasm which is known as xenocentrum। इस टाइम पर जो ऊप्लाज्म होता है ऊगोनिया का वहाँ पर जो केंद्रक होता है वो एकदम स्पष्ट हो जाता है और जो साइटोप्लाज्म होता है वो सघन हो जाता है और इसका कलर या इसका रंग थोड़ा गहरा हो जाता है। इसको हम लोग सीनोसेंट्रम कहते हैं। Fertilization tube bursts near the xenocentrum and male nuclei fuses with the egg nucleus। जनन नलिका सीनोसेंट्रम के पास जाकर फट जाती है और नर केंद्रक मादा केंद्रक के साथ में संलयन कर निषेचन के प्रोसेस को पूरा करता है। ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ा इसको हम लोग यहाँ इस डायग्राम की सहायता से देख सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक हाइफल ब्रांच पर एंथ्रीडिया व ओगोनिया दोनों यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर एंथ्रीडिया का साइज बड़ा हो जाता है और ओगोनिया जो होती है वो हमको छोटे साइज की दिखाई देती है। जैसा कि स्पष्ट है शुरुआती दौर पर हमको ओगोनिया व एंथ्रीडिया में ज़्यादा नंबर या एक्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दिखाई देते हैं, पर धीरे धीरे एक फंक्शनल न्यूक्लियस रहता है, बाकी न्यूक्लियस या तो अपहासित हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं या फिर वो पेरिप्लाज्म के अंदर ओगोनिया में माइग्रेट कर जाते हैं। थर्ड स्टेज जो सी स्टेज अपने को यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पर हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए एंथ्रीडिया फुल्ली डेवलप्ड है, ओगोनिया फुल्ली डेवलप्ड है और फोर्थ और फिफ्थ प्रोसेस के अंदर डी और ई डायग्राम्स के अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एंथ्रीडियम होता है वो एक जनन नलिका निकालता है। ये जनन नलिका सीनोसेंट्रम तक एंथ्रीडियन न्यूक्लियस को लेकर जाती है, जहां वो जनन नलिका फट जाती है और ओगोनिया का न्यूक्लियस एंथ्रीडियन न्यूक्लियस के साथ में फर्टिलाइजेशन या निषेचन का प्रोसेस करता है। उसके बाद में जो स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर उस फर्टिलाइजेशन के बाद में जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग ऊस्पोर कहते हैं। और अगर आप इस ऊस्पोर के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ इस ऊस्पोर के स्ट्रक्चर में 2 वॉल्स होती हैं। अंदर की वॉल स्मूथ होती है, बाहर की वॉल वर्टी होती है या कणिक में होती है या कांटेदार होती है और उसको हम लोग जो है एक्साइन कहते हैं।
ये oospore जो हमको दिखाई देता है, ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर वर्णन किया है। यहाँ जो oospore हमारे पास में है, ये oospore एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होने के साथ में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये एक oospore बनता हुआ हमको दिखाई देता है। इस oospore का केंद्रक एक मियोसिस करता है ताकि वो वापस से हैप्लॉइड या अगुणित हो जाए और उसके बाद में उसमें खूब सारे माइटोटिक या समसूत्री विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन तब तक होते हैं जब तक कि उसके अंदर 32 न्यूक्लियाई नहीं बन जाते हैं और 32 न्यूक्लियाई बनने के बाद में ये oospore जो होता है, ये सुप्त अवस्था के अंदर चला जाता है या इट अंडरगोज अ रेस्टिंग पीरियड। जब ये सारी प्रक्रिया परपोषी के उत्तक के अंदर होती है, उस टाइम पर जैसे मैंने पहले वर्णन किया था कि वहाँ हमको एक प्रक्रिया होती हुई दिखाई देती है जिसको कि हम लोग हाइपरट्रॉफी कहते हैं या हम उसको अतिवृद्धि कहते हैं। और इस अतिवृद्धि के कारण जो अंग होते हैं वो विकृत हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, वो डिके हो जाते हैं और उस कारण से जो oospores होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं जब पर कोशिका टिश्यू या उत्तक हाइपरट्रॉफी के कारण विकृत होकर डिके हो जाता है। और ये oospore जब जमीन के अंदर गिरता है तो जमीन के अंदर गिरने पर ये वापस से अपना फॉर्मेशन करता हुआ हमको दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये oospore डायरेक्टली भी जर्मिनेट कर जाता है और या फिर इसके अंदर हमको जो है oospore का केंद्रक, जैसे कि डायग्राम के अंदर स्पष्ट है, या oospore का केंद्रक जो होता है वो सारे केंद्रक अपनी तरफ वॉल डेवलप कर कर जूस्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये जूस्पोर्स जो होते हैं वापस लिबरेट होने के बाद में हमको स्टोमाटा के द्वारा इन्फेक्शन करता हुआ हमको दिखाई देता है। सो oospores जो होते हैं वो यहाँ पर डीजनरेट हो जाते हैं और मुख्यतः जो oospore का जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें जितने भी केंद्रक होते हैं वो सारे केंद्रक अपने चारों तरफ एक भित्ति या वॉल टाइप डेवलप कर लेते हैं और फिर ये जब प्रेशर पड़ता है तो ये उसको टूटता है और बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स लिबरेट हो जाते हैं। ये बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स फिर नए परपोषी की स्टोमाटा के अंदर जाने के बाद में हमको वापस से इसका इन्फेक्शन फैलाते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को एल्ब्यूगो के अंदर पढ़ते हैं। सो फर्टिलाइजेशन गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा होता है और गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा जो oospore बनता है वो द्विगुणित होता है। ये द्विगुणित oospore जो है ये एक मियोसिस और एक माइटोटिक डिवीजन के बाद में 32 न्यूक्लिएटेड स्टेज पर पहुंचने के बाद में ये सुप्त अवस्था में चला जाता है और उस टाइम पर जब जो होस्ट होता है उसका टिश्यू डीजनरेट होता है तो ये oospore जमीन के अंदर गिर जाता है। जब ये oospore वापस से जर्मिनेट करता है तो ये जूस्पोर्स बना लेता है, मतलब जो oospore का प्रोटोप्लाज्म है वो अपने चारों तरफ एक भित्ति, हर केंद्रक अपने चारों तरफ एक भित्ति डेवलप कर लेता है और हर केंद्रक एक जूस्पोर के अंदर कन्वर्ट होकर बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स को वो रिलीज करता है जो होस्ट टिश्यू के अंदर जाकर जर्मिनेट कर कर एक नए इन्फेक्शन को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन एल्ब्यूगो पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारे पास में चित्र है इसको हम लोग डायग्रामेटिक स्केच ऑफ एल्ब्यूगो कहते हैं। ये डायग्रामेटिक स्केच आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इस डायग्रामेटिक स्केच के अंदर हम लोग जो है वो पूरी लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। इस डायग्रामेटिक स्केच को बनाने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर का स्टेज जो होता है वो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है और नीचे का जो स्टेज होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करता है। सो अगर हम इस चित्र को देखते हैं तो जो एल्ब्यूगो लिखा है सेंटर के अंदर ये हमारा जीनस है और ऊपर का जो सर्कल है या जो वृत्त है वो असेक्सुअल साइकिल को रिप्रेजेंट करता है और असेक्सुअल साइकिल के अंदर हम लोगों ने देखा था कि या तो कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है या फिर स्पोरेंजिया के अंदर जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अगर कोनिडिया बनते हैं तो कोनिडिया डायरेक्ट जर्मिनेट होकर वापस से एल्ब्यूगो का फॉर्मेशन कर लेते हैं, परंतु अगर जूस्पोर्स बनते हैं तो ये जूस्पोर्स लिबरेट होते हैं। लिबरेट होने के बाद में ये वापस से जर्मिनेट कर कर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या वो कंप्लीट करते हुए हमको दिखाई देते हैं।
जब हम सेक्सुअल साइकिल को देखते हैं तो एल्ब्यूगो के अंदर हमने पढ़ा था कि दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स बनते हैं, सेक्स ऑर्गन्स। जो फीमेल होता है उसको हम लोग ऊगोनिया कहते हैं, जो मेल होता है उसको हम लोग एंथ्रीडिया कहते हैं। जो एंथ्रीडियम होता है वो वो मेल केंद्रक को रिप्रेजेंट करता है, जो ऊगोनिया होता है वो फीमेल केंद्रक के अंड को रिप्रेजेंट करता है। दोनों के बीच के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद में मियोसिस बनता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में oospore का फॉर्मेशन होता है। ये oospore एक 2 स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, जिसके के अंदर हमको मियोसिस होता हुआ दिखाई देता है। जब मियोसिस होता है तो मियोसिस होने के बाद में हमारे पास में, जैसा हमने पढ़ा था, 32 न्यूक्लिएटेड स्टेज हो जाती है और उस 32 न्यूक्लिएटेड स्टेज के अंदर ये oospore जमीन के अंदर गिर जाता है। और जब वे होस्ट टिश्यू से लिबरेट हो जाता है या होस्ट टिश्यू के विकृत डिके होने के कारण, सड़ने के कारण जब ये उसमें से निकल जाता है तब ये जर्मिनेट करता है। और जब ये जर्मिनेट करता है तो ये जूस्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। ये जूस्पोर्स वापस बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स हैं और जब ये स्विम कर कर या तैर कर पत्ती के स्टोमेटा या रंध्र तक पहुंचते हैं, तब ये अपने फ्लैजेला को अंदर खींच लेते हैं और वहां एक जनन नलिका निकालकर वापस से एल्ब्यूगो के लीफ को इन्फेक्ट करते हैं। इस प्रकार से ये अपना जीवन चक्र समाप्त करता है। तो अगर हम लोग एल्ब्यूगो की लाइफ साइकिल को इस पर्टिकुलर डायग्राम की सहायता से याद रखें तो हम लोग इसको आसानी से याद रख सकते हैं। आपको सिर्फ इसके अंदर जो एंथ्रीडिया और ऊगोनिया के डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उनको हमको पढ़ना पड़ता है। सो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने एक बहुत इम्पोर्टेंट जेनस कंप्लीट किया, जिसको कि हम लोग कहते हैं एल्ब्यूगो या सिस्टोपस कैंडिडस। और जो ये डिजीज कॉज करता है उस डिजीज को हम लोग कहते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी। आप लोगों की जो चौथी यूनिट है वो प्लांट पैथोलॉजी की है या पादप रोग विज्ञान की है, और उस पादप रोग विज्ञान के अंदर भी व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी दे रखा है। तो वो जैसे ही हम एल्ब्यूगो के जेनस को कंप्लीट करते हैं, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी कंप्लीट होता है और हम लोग पहली यूनिट के साथ साथ में चौथी यूनिट को भी कवर करते हैं। वहाँ हमको एल्ब्यूगो का ही लाइफ साइकिल देना है, वहाँ हमको सिर्फ इसका नियंत्रण पढ़ना होता है, जो आप प्रैक्टिकल की क्लास के अंदर जो है वो पढ़ते हैं। सो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने एल्ब्यूगो को कंप्लीट किया। एल्ब्यूगो को पढ़ने के लिए आपको उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसका असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना है, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है और उसके बाद में फर्टिलाइजेशन पढ़ने के बाद में हमको उसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है।